टेंसर एनालिसिस। इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे टेंसर एनालिसिस पे, और इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स बल्कि इसकी एक्सरसाइज भी हम देखेंगे। तो टेंसर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, और आप काफ़ी देर से इसको यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्केलर है, उसे कहा जाता है कि टेंसर ऑफ रैंक 0 है। रैंक क्या है और टेंसर की डेफिनेशन ये हम देखेंगे। फिलहाल आप जो चीज़ें टर्म फेमिलर हैं आप उन पे ध्यान दें। स्केलर हमारे पास टेंसर ऑफ रैंक 0, वेक्टर हमारे पास टेंसर ऑफ रैंक 1। और अगर आप इनकी स्केलर्स और वेक्टर इनकी डेफिनेशंस को याद करें तो हमारे पास एक स्केलर जो है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है फिजिकल एंटिटी की, जो कि कैरेक्टराइज की जा सकती है सिर्फ मैग्नीट्यूड से। तो इसमें जो दो ये वर्ड्स हैं ये बहुत अहम है, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा फिजिकल एंटिटी। तो इस पे हम ध्यान देंगे कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और फिजिकल एंटिटी का मतलब क्या है, और कौन सी जो चीज़ें हैं एग्जांपल्स हैं वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो है लेकिन वो फिजिकल एंटिटी नहीं है। वेक्टर की डेफिनेशन की तरह देख लें तो अगेन इसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और फिजिकल एंटिटी है, लेकिन ये उन उस फिजिकल एंटिटी की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि कैरेक्टराइज की जा सकती है मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। ठीक, तो अगेन ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और फिजिकल एंटिटी हम आगे चल के देखेंगे इसको, इसे कॉरस्पॉन्डेंस। अब इसी डेफिनेशन को अगर आप एक्सटेंड करें कि वेक्टर आपके पास के कंपोनेंट्स, अगर आप वेक्टर यूज़ करते रहे हैं तो आप कंपोनेंट से फेमिलियर होंगे। तो आपको एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स चाहिए वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। अगर आपके पास n डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो आपको चाहिए होंगे n कंपोनेंट चाहिए होंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगर आपके पास 3 डायमेंशन है तो उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटी भी हैं जो वेक्टर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जिनके लिए कंपोनेंट्स रिप्रेजेंटेशन के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितने आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जितने डायमेंशन का उससे ज़्यादा आपको नंबर्स चाहिए होते हैं। तो टेंसर इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एंटिटी दैट मे बी कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड मल्टीपल डायरेक्शन। तो वेक्टर के केस में आपको कंपोनेंट्स उतने ही चाहिए होते हैं जितने नंबर ऑफ डायमेंशन हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की। 3 डायमेंशन है तो 3 कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। लेकिन टेंसर के केस में ऐसा नहीं है कि आपको टेंसर के एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू द वेक्टर, और अ, इसको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट से ज़्यादा कंपोनेंट्स चाहिए होंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए। टेंसर इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन द वेक्टर। ठीक है, और ये आपने जो पीछे वाली जो 2 डेफिनेशन है उनको भी अपने अंदर होल्ड कर दिया। तो ये चीज़ जो बहुत अहम है जिसका मैंने आपको पहले ध्यान दिया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एंटिटी, और ये भी और इसमें भी देखें हमारे पास सेम टर्म यूज हो रही है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, जैसे 3 डायमेंशन है हमारे पास, तो स्केलर हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट होता है 3 पावर 0। ये रैंक 0 है हमारे पास, और वेक्टर हमारे पास रैंक 1 टेंसर है, इसके 3 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। और अगर आपके पास सेकेंड रैंक टेंसर है तो वो 3 पावर 2 और 9 कंपोनेंट्स आएंगे। और इस तरह अगर आपके पास 3 डायमेंशन में n रैंक टेंसर है तो n पावर 3 उसके कंपोनेंट्स होंगे। एग्जाम्पल ले लें सेकेंड रैंक टेंसर की, जो कि पोलराइजेबिलिटी है। पोलराइजेशन, अगर आप किसी एक एटम को या किसी मटेरियल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो पोलराइज हो जाता है। होता यह है कि आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली सेपरेट हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाता है, और नेगेटिव चार्ज वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, तो इनमें सेपरेशन आ जाती है। उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। उसको कहते हैं डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट पर जो वॉल्यूम हमारे पास होती है पोलराइजेशन। तो इस चीज़ को इन दोनों के डायरेक्ट पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मटेरियल्स में। तो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर आप इक्वलिटी में तब्दील करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट अपेयर होता है जिसे कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। अगर आपके पास एक आइसोट्रॉपिक मीडियम है तो पोलराइजेबिलिटी सिर्फ आपके पास एक नंबर होगा, इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होंगे। और अगर आपके पास एन आइसोट्रॉपिक मीडियम है तो आपके पास हर एन आइसोट्रॉपिक मतलब यही है कि डायरेक्शन के साथ आप डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करें तो पोलराइजे उन डिफरेंट डायरेक्शन के क्रॉसपॉन्ड जो पोलराइजेशन है वो डिफरेंट होगी। तो इस केस में जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन देगी इलेक्ट्रिक फील्ड से पोलराइजेशन पे। ठीक है, अगर आप इसको ड्रॉ करें यूँ P
और अल्फा ये हमारे पास टेंसर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रैंक टेंसर, पोलराइजेबिलिटी सेकेंड रैंक टेंसर, और पोलराइजेशन फर्स्ट रैंक टेंसर। तो ये हमें दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से पोलराइजेशन देख रहा है, पोलराइजेशन वेक्टर दे रहा है, ठीक है। तो ये आप इसकी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये रैंक्स की मतलब क्या है, ये हम बाद में देखेंगे कि ये फर्स्ट रैंक टेंसर है, उसको मल्टीप्लाई किया हमने सेकेंड रैंक टेंसर से और हमें मिला फर्स्ट रैंक टेंसर। तो अभी के लिए कि पोलराइजेटिविटी हमारे पास टेंसर है, और इसका वजूद कहाँ से है कि डिफरेंट डायरेक्शन में हमारे पास इसकी जो पोलराइजेशन है वो डिफरेंट इंड्यूस होती है। तो इस तरह हम इसको 9 नंबर से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी टेंसर एक पहली एग्जांपल। इसी तरह हमारे पास एक जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, जो हमें ट्रांसफॉर्म देती है एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हमारे पास, और दरम्यान में हमारे पास ये टेंसर है। तो ये हमें फर्स्ट रैंक में ले जाएगा, और ये खुद ये सेकेंड रैंक टेंसर है। तो यहाँ तक हमने देखा कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सिर्फ मैंने बताया कि 3 कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे, 9 होंगे, एन। तो यहाँ तक ये लगता है कि सिर्फ आपके पास कंपोनेंट हैं, जो कि होल स्टोरी है इसमें टेंसर में। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक केयरफुल डेफिनेशन देखिए अगेन वेक्टर की, और उसको उसके लिए हम पहले एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास एक एरो है, हम एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं एक फिजिकल एंटिटी की, कि हमारे पास एरो है वो रिप्रेजेंट करेगा रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। हमारे पास बुक है या कोई भी इस तरह की रिजिड बॉडी है, ग्लास है, उसके रोटेशन को हम मॉडल करना चाहते हैं बाय एन एरो, ठीक। और उसको मैथमेटिक्स वेक्टर बन देखने के लिए तो हम क्या करते हैं, एक एरो ड्रॉ करेंगे, और जो एरो की लेंथ होगी वो होगी रोटेशन एंगल होगा इन रेडियंस, और जो उसकी सेंस बनाएंगे हम वो राइट हैंड रूल के मुताबिक। आप राइट हैंड रूल यूज करते हैं वेक्टर की, वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि आपके पास लेंथ आ गई कॉरस्पॉन्ड टू द लेंथ ऑफ रोटेशन एंगल इन रेडियंस, और जो उसकी सेंस है वो आप जिस तरह उनको कंबाइन करेंगे वो राइट हैंड रूल के मुताबिक है। तो ऐसा लगता है कि हमारे पास रोटेशन एक वेक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप एक बुक लें और डिफरेंट ऑर्डर्स में रोटेशन करें, बुक लें आप और उसको पहले एक्स के अलोंग 90 डिग्री रोटेट कर लें, फिर वाई के अलोंग 90 डिग्री रोटेट कर लें, या फिर वाई के अलोंग पहले कर लें और फिर एक्स के बाद में रोटेट करें 90 डिग्री। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो एट द एंड जो रिजल्ट होता है इनका रोटेशन का बुक में, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन वेक्टर्स हमारे पास ऐसे नहीं होता। वेक्टर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, आप अगर पास ए है, ए को आप बी में ऐड करो, या फिर बी को ए में ऐड करो, दोनों हमारे पास बराबर होते हैं। तो ये देखो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है ये मैथम वेक्टर्स की, ये जो रोटेशन है होल्ड नहीं करती। अगर आप इसको मजीद वजाहत से देखना चाहते हैं तो आप ये देख लें, आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इसको रोटेशन करता हूँ, और रोटेशन 3 डायमेंशन में है। कि पहले मैंने इसको कहा है कि ये जी एक्सिस के अलॉन्ग मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा, तो 90 डिग्री मैं जी एक्सिस के अलॉन्ग क्लॉकवाइज, तो ये रही मेरे पास 90 डिग्री। अब इसके बाद एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगेन ये मेरे पास आ गई, ये रोटेशन आ गई, ठीक है। एक्स का सेंटर मान के मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्री। अब इसकी एट द एंड शेप देखें। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ, पहले करता हूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, कि ये है मेरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने इसकी रोटेशन की, ठीक। और फिर मैं इसको करता हूँ ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस को अलॉन्ग, जैसे कि मैंने बताया एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस, दोनों की एट द एंड रिजल्ट देखें, आपका रोटेशन का बुक का रिजल्ट डिफरेंट है। तो इस वजह से हम इस रोटेशन को जो फिजिकल रियलिटी से क्रॉसपॉन्ड नहीं कर रही हमारे पास एट द एंड, उसको वेक्टर से मॉडल नहीं कर सकते। मजीद अब अगर आप वही आइडिया ऑफ वेक्टर को देखें कि तीन के हम आपके पास 3 डायमेंशन है, लेट्स से कार्टेशियन सिस्टम है या कोई और सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल है, आप 3 कंपोनेंट से वो डिफाइन कर सकते हैं किसी वेक्टर को। तो अगर आपके पास कंपोनेंट्स हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसको किसी कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट किया, वो कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर आपके पास कंपोनेंट्स आएंगे। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम
एक सेट एक जैसे कार्टेशियन सिस्टम है, तो आप उसे कई सारे सेट ऑफ रोटेटेड सिस्टम ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर ये है एक सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, ये है, तो आप ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं रोटेटेड, कि ये है इसकी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस हमारे पास, ये है। तो कई सारे इन्फिनिटली मैनी रोटेटेड सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ड्रॉ कर सकते हैं। और लीनियर जबरा या जो प्राइमरी मैथमेटिक्स से हमें पता है कि अगर आपके पास एक्स वाई जी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट्स गिवन हो, तो आप दूसरे रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे? आप सिर्फ प्रोजेक्शन ले लेंगे, ठीक है। और आपके पास अगर एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम गिवन हो, तो आप इनके प्रोजेक्शन लेके एक्स वाई जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो आपकी इनके रिलेशन है, डेफिनेट मैथमेटिकल रिलेशन है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरे के कम्बिनेशन से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो ये फैक्ट है जो हमें अलाउ करता है, डिसाइड करता है कि जो वेक्टर जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फिजिकल एंटिटी है या नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास फिजिकल एंटिटी चेंज नहीं होती। दिस फैक्ट अलाउज अस टू डिसाइड वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर और नॉट। तो रोटेशन से हमें यहाँ से पता चल रहा है कि आपके पास रोटेशन एक्सिस चेंज करते हैं तो आपके पास वो फिजिकल रियलिटी चेंज नहीं होती, तो तब हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर है ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तभी हम देखते हैं कि टेंसर की जो डिस्कशन होती है उसमें हम रोटेशन की ही बातें कर रहे होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ही ले रहे होते हैं। बिल्कुल यही सिमिलर रिक्वायरमेंट आप टेंसर पे होल्ड कर लें कि पोलैरिटी अगर मैंने एक पोलैरिटी अगर मैंने एक वो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया, तो उसको दूसरा में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन रियलिटी चेंज नहीं होगी। तो टेंसर सारे रैंक हैं। टेंसर ऑफ ऑल रैंक्स हैव अ फिजिकल मीनिंग व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड देयर आर डेफिनेट मैथमेटिकल लॉज व्हिच रिलेट देयर कंपोनेंट्स इन टू सिस्टम। तो आपके पास जो टेंशन है किसी भी रैंक के हैं उनकी फिजिकल मीनिंग है जो कि इंडिपेंडेंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम के। आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाए तो वो जो उनकी अ, जो फिजिकल रियलिटी है वो डेफिनेटली चेंज नहीं होगी। और इसके अलावा उनके दरम्यान में एक डेफिनेट मैथमेटिकल लॉज होगा जो आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाएगा, जहाँ इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपस में रिलेशन शो करेगा। तो अब जबकि फिर अगेन कुछ कंपोनेंट्स की डिस्कशन से हम आगे निकले हैं, लेकिन अभी भी अब ऐसा एक्सप्रेशन लगता है कि वाई वी कैन नॉट मेक जस्ट एनी सेट ऑफ कंपोनेंट्स गिवन इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम a tensor by defining its components in the other system by their correct transformation law। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट्स गिवन है, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानना चाहते हैं, तो आप उसका एक कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ले लें और वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होगा। तो क्या ये हमारे पास टेंसर होगा? ये क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि मैथमेटिकल तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल एंटिटी के कंपोनेंट्स होते हैं वो डिटरमिन की जाते हैं बाय फिजिकल फैक्ट। अगर आपके पास वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फिजिकल फैक्ट को कॉरस्पॉन्ड नहीं करती, तो वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास आंसर नहीं होगी, वो सिर्फ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो फिजिकल एंटिटी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो फिजिकल एंटिटी की होगी, ठीक है। और वो कंपोनेंट जो डिटरमिन किए जाएंगे वो फिजिकल फैक्ट से किए जाएंगे, ना कि खुद से। तो हम क्या कर सकते हैं कि वी मेनली गिव अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाइड। तो हमारा काम रोल सिर्फ इतना होता है कि हम जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं इन फिजिकल एंटिटीज़ को, या फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फलां चीज़ जो है वो स्केलर है। वो स्केलर कैसे कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लेते हो तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाने के लिए सिर्फ आपको एक कंपोनेंट चाहिए होता है, और वो फिजिकल फैक्ट को मैप करता है। तो हम कहते हैं भी स्केलर है। फिर अगर आपको तीन चाहिए तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर थ्री डायमेंशन है तो वो फिर वेक्टर हो जाता है। तो एंड सो तो हम उनको डिस्क्राइब करते हैं, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं या फिर उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम मूव हों कि वेक्टर स्पेस और इस जो ज्योमेट्रिकल वेक्टर देख रहे हैं इनमें रिलेशन क्या है, आप याद करें कि अभी हमने जो एग्जांपल ली है वो रोटेशन की है, ठीक है। तो रोटेशन को मैंने कहा था कि वेक्टर नहीं है, हालांकि वो करेक्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन जबकि वो हमारे पास एट द एंड फिजिकल फैक्ट को, मॉडल फिजिकल रियलिटी को या ओरिजिनल फिजिकल रोटेशन को मैप नहीं कर रही थी। मैंने मैथमेटिकल रोटेशन डिफाइन कर दी थी,
कि ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम इसकी सेंस लेंगे बाय राइट हैंड रूल, और इसकी जो लेंथ होगी वो रोटेशन एंगल इन रेडियंस होगी। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ तक हो गई थी। लेकिन जैसे हमने उसको देखा कि ये क्या फिजिकल फैक्ट को मॉडल करता है, मैंने बुक लेके रोटेशन की उसकी, तो वो नहीं करता था, तो इस वजह से वो मेरे पास वेक्टर नहीं होगा। अब आ जाए आपके पास के रिलेशनशिप क्या है वेक्टर, जो हम ज्योमेट्रिकली यहाँ पे डिस्कस करें वेक्टर स्पेस से। तो आइडिया ऑफ जो वेक्टर स्पेस है वो ग्रू हुआ है हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ 3D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। 3D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था हमारे पास, ज्योमेट्री थी उसकी, उसको हमने रिप्रेजेंट किया, उसको उसका पैरेलल ढूंढा, एक एक्सियम में, सेट ऑफ एक्सियम में उसका पैरेलल ढूंढा हमने, और वो हमारे पास वेक्टर स्पेस है। तो मेरे पास ज्योमेट्री थी 3 डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो उसका मैंने पैरेलल ढूंढा है जो 10 एक्सियम पे बेस है, और वो हम उसे कहते हैं वेक्टर स्पेस। तो जैसे कि अगर आप चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कि ज्योमेट्रिकल है, उसकी उसको चेंज करते हैं, तो वो बिल्कुल वेक्टर स्पेस में इक्वलेंट है कि चेंज ऑफ बेसिस के, कि आप चेंज ऑफ बेसिस कर लें या आप चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम कर लें, बात एक ही है। तो जैसे मैंने बताया कि डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस हमारे पास वो कहाँ से निकली है, ज्योमेट्री डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, ठीक है। और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो डीएस हम कहते हैं, या फिर आप किसी भी आर से भी डोनेट करते हो, अगर आपका जो टेल है वेक्टर की वो 0 पे है, ओरिजिन पे है, तो उस केस में ये जो ज्योमेट्रिकल वेक्टर है वो वेक्टर स्पेस की सेंस में भी वेक्टर है, ठीक है। यानी कि वो 10 एक्सियम्स वो जो वेक्टर स्पेस के हैं वो होल्ड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्योमेट्रिकली वेक्टर जो वेक्टर वो वेक्टर स्पेस की सेंस में भी वेक्टर है। तो इस केस में कि अगर आपने कोई देखना है कि क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं है, जैसे आपको मैं एफ देता हूँ, वी देता हूँ, तो आपने देखना है कि वेक्टर है नहीं, तो आपने सिर्फ ये देखना होगा कि अगर वो ट्रांसफॉर्म होता है एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में अगर ट्रांसफॉर्म होता है, उसकी बेसिस चेंज करें एक से दूसरे में, तो वो ट्रांसफॉर्म हो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो इसका मतलब है वो वेक्टर है। तो हमारे पास ये मैयर है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पैरेलल है वेक्टर स्पेस से, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लेके हम सिर्फ एक क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वेक्टर है या नहीं है। A tensor भी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्ली अंडर रोटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस। तो नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन होगी वो कार्टेशियन टेंसर पे हम टाइम स्पेंड करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि वो सादा टेंसर है डिस्कशन करने के हवाले से, किस जुमरे में सादा है वो भी हम देखेंगे। तो काफ़ी डिस्कशन हमारे आने वाले लेक्चर में कार्टेशियन टेंसर पे रहेगी। उसके बाद फिर हम जर्नलाइज करेंगे इस डिस्कशन को